हेलो, आप सब कैसे हो। और आज हम एथिक्स पेपर में एक नए चिंतक के बारे में पढ़ेंगे जो कि महान समाजवादी थे और महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, एक महान राजनेता थे जिनका नाम है श्री राम मनोहर लोहिया। आप इनके नाम से भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। और इतना इनका विशाल व्यक्तित्व था, इनकी विचारधारा इतनी बड़ी थी कि एक छोटे से वीडियो में इसको समेटना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो आप लोग को एग्ज़ाम में आएगा, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब इम्पॉर्टेंट हो, वो सब चीज़ें मैं इसे कवर कर दूं। तो इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इनकी किताबें कौन कौन सी थी, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा सब डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप गूगल कर लोगे, आपको आसानी से सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये किताबें उनकी ज़रूर जानना चाहिए कि उनकी किताबें कौन सी थी, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगी। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो मेन जो चीज़ें इनके बारे में हमें पढ़नी है, एक तो ये महान समाजवादी थे। इनका समाजवाद भी कैसा था, नया था। ये सोच, इनकी सोच का तरीका ही अलग था। डेट्स वाई इट इज सेड ही वॉज द मैन ऑफ आइडियाज़, है ना। विचारों के व्यक्ति थे, विचारों से भरे हुए थे। हालांकि कुछ इनकी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इनको हमेशा ही, क्या कह सकते हो आप, निशाने में भी रखा। क्योंकि एक तो क्या था, ये अंग्रेज़ी भाषा के परम विरोधी भी थे। विरोधी इन द सेंस, ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेजी भाषा से नफरत करते थे वो उनको, लेकिन ये था कि इतना ज़्यादा वर्चस्व क्यों दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा वर्चस्व क्यों है इंग्लिश का, क्या इतना ज़्यादा इसको क्यों इम्पोर्टेंस, या कह सकते हो इतनी क्यों इतना महत्व दिया जाता है अंग्रेजी भाषा को। इसके जगह हिंदी भाषा को इतना महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि वो हमारी क्या है, मातृभाषा है। और अपनी मातृभाषा, अपनी स्वभाषा पे हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। इस वजह से क्या करते थे, ये अंग्रेजी भाषा का विरोध करते थे। और इनका ये कहना भी सही था और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि जो अंग्रेजी भाषा है वो क्या करती है, पढ़े लिखे और अनपढ़, या कह सकते हैं आप शिक्षित या अशिक्षित लोगों के बीच में क्या करती है, ये दूरी बढ़ा देती है। और एक कह सकते हैं ये समाज में विभेद पैदा करती है, जिस वजह से इन्होंने अंग्रेजी भाषा का विरोध किया। दूसरी चीज़ ये था, ये खुद, हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर भी इन्होंने नारा दिया था कि कांग्रेस को हटाओ। कांग्रेस को क्यों हटाना चाहते थे, अब इसके पीछे भी आप थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। क्योंकि वो जानते थे कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और नेहरू जी का व्यक्तित्व, या कह सकते हैं उस समय कांग्रेस का जो प्रभाव था इतना ज़्यादा था कि वो अच्छे से जानते थे कि अगर एक पार्टी ही हमेशा सत्ता में रहेगी, अगर एक ही पार्टी का वर्चस्व रहेगा, तो हम सही मायने में एक लोकतांत्रिक देश हम नहीं कहला जा सकते। इसके लिए आवश्यक है कि एक मजबूत और एक, कह सकते हैं, एक शक्तिशाली विपक्ष या दूसरी पार्टी होने की यहाँ पे उपस्थिति बहुत आवश्यक है। इस वजह से आप देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, एक तो कांग्रेस की उन्हें कुछ नीतियां भी पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वो समाजवाद थे और हम धीरे धीरे हम किधर जा रहे थे, पूंजीवाद की ओर जा रहे थे। तो इन्होंने इस चीज़ का भी विरोध किया और फूलपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र में उन्होंने नेहरू जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। और ये पहले इंसान भी थे जिन्होंने इस बात पे, कह सकते हैं, बातें उठाई, मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री के ऊपर कितना खर्च किया जाता है या कितना पैसा बर्बाद किया जाता है, इसके बारे में भी इन्होंने प्रश्न किए। उसके अलावा इन्होंने एक चीज़ अच्छी भी कही, मैं कह सकती हूँ, लेकिन हालांकि कई बार संभव नहीं है। आज हम देखते हैं जिस तरह से अब हमारी, कह सकते हैं, जो अर्थव्यवस्था हो गई है, जिस विश्व अर्थव्यवस्था हो गई है, लेकिन उनका मानना था कि अगर कोई गरीब 1 रुपये कमाता है तो उस देश का जो भी सबसे अमीर आदमी है वो 10 रुपये कमाए। मतलब कहने का मतलब, जो आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि अरबपति खरबपति लोग हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी, इतना बड़ा एक तबका है हमारे देश में जिसको खाने के आसरे नहीं है, उसे खाना क्या मिलेगा, भोजन कपड़े का कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने कहा इतना ज़्यादा विभेद, इतना बड़ा अंतर अच्छा नहीं है। उनके अनुसार अगर गरीब 1 रुपये कमा रहा है तो जो सबसे अमीर आदमी है वो 10 रुपये कमाए, इतना ही अंतर उन्होंने कहा। उन्होंने ये मानते थे कि संभव नहीं है कि सब एक जैसे गरीब हो जाएं या सब एक जैसे अमीर हो जाएं, बोले संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो अंतर है इसे कम से कम किया जा सके। तो इन सब विचारों से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो लोकतंत्र के कितने बड़े पक्षधर थे और उसके अलावा समाजवाद के वो बहुत बड़े कट्टर समर्थक थे। दूसरी चीज ये क्या था कि वो जो उनके पिताजी जो थे वो गांधी जी के अनुयायी थे और इस वजह से क्या था, इनका गांधी जी से मिलना भी होता रहता था, जिस वजह से जो गांधीवादी विचारधारा है या जो गांधी जी के जो विचार थे इन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे। तो अभी जो भी हम इनके बारे में आप पढ़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की भी कुछ ना कुछ उनके विचारों की जो झलक है आपको इनके विचारों में दिखाई भी देगी, ठीक है। तो
कहते थे कि जो हमारा समाजवाद है कैसा होना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है आप समाजवाद के बारे में जानते होंगे और पूंजीवाद, क्योंकि आप देखते हैं पूंजीवाद क्या होती है, जहाँ पे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था दे दी जाती है, मतलब वहाँ पे स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा है, जहाँ पे आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितनी आपकी काबिलियत है, जितना आपका धन संपदा, उतनी ज़्यादा आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जो समाजवाद है वहाँ पे क्या होता है, ये सब चीज़ें इस तरह से नहीं होती। ज़्यादातर जो साधन है वो किसके पास होते हैं, वो सरकार के पास होते हैं, ठीक है। तो ये समाजवाद का समर्थन करते हैं। तो जो समाजवाद की इन्होंने कई जो बातें करी, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि जो सत्याग्रह है, समाजवाद को अगर पाना है या समाजवाद की स्थापना भी करनी है तो किस तरीके से होना चाहिए, सत्याग्रह। सत्याग्रह आप देख रहे हो कि ये गांधी जी की एक विचारधारा सिद्धांत है जो क्या कहती है, सत्य के आधार पर ही कोशिश हमें करना है, सत्य और तथा अहिंसा के आधार पे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। मतलब हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना है। दूसरी चीजें यहाँ पे क्या कहते हैं, जो छोटी मशीनें हैं वो भारत जैसे देशों के लिए छोटी मशीनें ज्यादा उपयुक्त हैं, और जो बड़ी मशीनें हैं या जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, जो भारी औद्योगिकरण है, वो हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या भी इतनी ज्यादा है। अगर इस तरह से हम मशीनों को काम में ले आएंगे तो क्या होगा, एक बड़ी जनसंख्या क्या हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी, और वास्तव में बेरोजगारी आने से क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी। और आप जानते हो कि गरीबी के कितने ज्यादा बुरे परिणाम सामने आते हैं, चाहे वह कुपोषण हो, चाहे अशिक्षा के रूप में हो, चाहे वो क्राइम्स के रूप में हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपराधीकरण जो बढ़ता है, तो ये सब भी हम देखते हैं जो गरीबी के कारण होते हैं। तो इस वजह से वो क्या कहते थे कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, हमें छोटी मशीनें ही यूज़ करना चाहिए। तो अब ये चीज़ आप देखो, गांधी जी के भी प्रिंसिपल से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। गांधी जी का भी मानना था कि ये प्रिंसिपल्स कैसे होना चाहिए, ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कि गाँव का कल्याण करे, जन जन को क्या करे, कहीं ना कहीं हर सर्विस में कुछ ना कुछ उसके पास काम हो, कोई भी बेरोजगार या खाली ना बैठा हो। ये गांधी जी के भी प्रिंसिपल्स थे कि वो बहुत ज्यादा मशीनीकरण नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि मशीनीकरण से क्या होगा, धीरे धीरे इंसान की जो प्रवृत्ति है, जो व्यक्तित्व है या उसका जो विचार है, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो भी मशीन की तरह वो काम करने लगता है। तो मानवता ज्यादा जरूरी है। और उनका ये था कि गांव में भी लोग जो है, गांव कैसा बन जाए, गांव स्वपोषित होना चाहिए, ये सेल्फ कंटेन, मतलब उसके पास सब कुछ होना चाहिए। एक कह सकते हैं ऐसे गांव की गांधी जी भी परिकल्पना करते थे जहां पे सर्व साधन उसके पास खुद ही हो, उसे बाहर से किसी की जरूरत है आश्रय लेना ना पड़े। तो यही आप देखोगे इनके भी विचार में, आपको राम मनोहर लोहिया जी के विचार में भी आपको यही देखने को मिलेगा। फिर तीसरी चीज यहाँ पे समाजवाद में अभी बल देते हैं कि विकेंद्रीकरण पे बल देंगे। विकेंद्रीकरण मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो सत्ता है एक जगह केंद्रित नहीं होना चाहिए, जो सत्ता है वो कहाँ चली जानी चाहिए, वो निचले स्तर पर या ग्रास रूट लेवल, या हम जिसको तृणमूल स्तर कहते हैं, वहां तक भी पहुंचनी चाहिए। उसके अलावा क्या कहते हैं, फिर गांधी जी का आपको सिद्धांत एक समझ में आएगा। विकेंद्रीकरण की भी बात गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी पंचायतों के बड़े पक्षधर थे। इसी तरह से आपको साधन और साध्य पवित्र होना चाहिए, मींस एंड और मींस दे शुड बी प्योर। तो एंड और मींस की बात यहाँ पे गांधी यहाँ पे ये भी कर रहे हैं कि सपोज करिए क्या कहते हैं कि अगर हमारा लक्ष्य है समाजवाद की स्थापना, ठीक है, तो हमारा साधन तो पवित्र है, लेकिन साध्य पवित्र है, लेकिन जो साधन है वो हिंसा नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अहिंसा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि पूंजीवाद का विरोध करते हैं, क्योंकि पूंजीवाद में भी क्या होता है, कुछ लोगों के पास ही ज्यादातर साधन आ जाएंगे, और वो एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे क्या किया जाता है, दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं उनका शोषण करके ही धन की प्राप्ति की जाती है। तो इस वजह से क्या करते हैं, ये जो पूंजीवाद है उसको पूरी तरह से नकार देंगे। दूसरी तरफ से साम्यवाद को भी नकार देंगे। समाजवाद होते हो तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, ये पूंजीवाद साम्यवाद को भी नकार देंगे, क्योंकि साम्यवाद क्या है, क्योंकि हिंसा पे विश्वास करता है, और हिंसा पे विश्वास करता है जो सर्वहारा जो वर्ग है उसके हाथ में सत्ता आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया जी के अनुसार आप कह सकते हैं कि जो
साम्यवाद है और जो पूंजीवाद है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखता। बस इसमें इतना ही अंतर है कि साधन जो साधन है साम्यवाद में सर्वहारा या जो वर्कर्स ग्रुप है उनके पास है, और पूंजीवाद में कुछ जो कैपिटलिस्ट हैं या जो पूंजीपति लोग हैं उनके हाथों में है। तो कहते हैं सिर्फ साधन भर अलग अलग होंगे, बाकी काम तो दोनों ही ये करते हैं, शोषण तो दोनों जगह ही यहाँ पे होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं समाजवाद का समर्थन करता हूँ, और समाजवाद का समर्थन करता हूँ जहाँ पे क्या है, ज्यादातर चीजें क्या है सरकार के हाथ में हो, और सरकार देखे कि किसकी कैसी आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से पूर्ति करे, और समाज में कहीं ना कहीं समता की स्थापना करे। हालांकि जब हम इनकी समता भी पढ़ेंगे तो वो काफी विस्तृत है। इसके अलावा चलिए अभी हम आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो आप देखोगे समर्थन किसका करेंगे, समाजवाद का समर्थन करेंगे, लोकतंत्र का समर्थन करेंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों की जो लोगों की आवश्यकताएं या जो लोगों का की जो आकांक्षाएं हैं वो कैसे प्रकट होती हैं, वो लोकतंत्र के माध्यम से प्रकट होती हैं। तो उन्होंने कहा मैं लोकतंत्र का समर्थन करता हूं, मैं समाजवाद का समर्थन करता हूं। उसके अलावा वो स्वाधीनता स्वतंत्रता की समर्थन करते थे। स्वाधीनता स्वतंत्रता उस समय इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एक बहुत बड़े, आप देख रहे हो कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आप देखोगे कि 1934 में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर थे ना, संस्थापक सदस्य भी थे। उसके अलावा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी बहुत बड़ा रोल या कह सकते हैं भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या करते हैं, इंपीरियलिज्म जो है जिसको हम कहते हैं कॉलोनिज्म, उसको क्या करते हैं, पूरी तरह से इसका वो विरोध करते हैं। बोले किसी देश के लिए ये सही नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है कि आप जाओ और दूसरे देश को कहीं गुलाम बना लो। तो देशों की स्वतंत्रता की भी बात कर रहे हैं मतलब, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी बात कर रहे हैं। और इनका जो स्वतंत्रता का जो दायरा है, जो वो है पहलू है, वो बहुत बड़ा है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ वो यहाँ पर सिर्फ अपनी स्वतंत्रता ये नहीं कि सिर्फ हम क्या भोजन करेंगे, हम क्या कपड़ा पहनेंगे, किस धर्म को हम पालन करेंगे, क्या हम अपना व्यवसाय चुनेंगे, सिर्फ यहाँ तक नहीं था। इन्होंने स्वतंत्रता की बात बहुत बड़ी करी थी। इन्होंने जेंडर इक्वेलिटी के बहुत बड़े समर्थक थे कि नर और नारी के बीच पूरी तरह से समानता होना चाहिए, जरा सा भी सामाजिक विभेद नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर आप देखोगे कि अंबेडकर जी की विचारधारा के तहत उन्होंने भी क्या किया था, जो जाति प्रथा है, जो जातिवाद है, उसके भी वो पुरजोर, आप कह सकते हो उन्होंने उसका विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था। ठीक है, फिर इसके अलावा इन्होंने ये बात करी कि समाजवाद ऐसा क्यों हुआ कि जो हमारे यहाँ समाजवाद जो है वो पूरी तरह से या कहीं भी फेल हो गया, या कहीं पूरी तरह से इसको हम अच्छे से यहाँ पे उसकी स्थापना नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोला दो कारण इसके सबसे बड़े हैं, एक तो है बेरोजगारी और तीसरा है गरीबी। और तीसरी चीज उन्होंने एक साथ और जोड़ी थी कि कभी भी लोगों की नीयत साफ नहीं रही। उन्होंने पूरे हृदय से कभी प्रयास ही नहीं किया समाजवाद को सही रूप में लागू करने के लिए। इसीलिए समाजवाद आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, पूरे कहीं ना कहीं बहुत जगह हम देखते हैं कि निष्प्रभावी रहा, या अपनी पूरी तरह से इसने अपने आप को वहाँ पे जमा नहीं पाया। और इसके बाद आप समाजवाद के बारे में जब आप इनके बारे में कभी लिखोगे तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने कहा था कि जो समाजवाद है, ये जो समाजवाद है कहाँ से आ रहा है, ये यूरोप से चल के आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है। मतलब आप देखोगे कि जितने भी बड़े चिंतक हैं, चाहे हम इमानुएल दुर्खिम की बात करें, हम कांट की बात करें, अगर हम पार्सन्स की बात करें या कार्ल मार्क्स की बात करें, ज़्यादातर कौन है, ये यूरोपीय हैं। तो ये जो यूरोपीय हैं मतलब इन्होंने क्या किया, जो यूरोपीय बैकग्राउंड है या वहाँ का जो पृष्ठभूमि उसके अनुसार समाजवाद की रचना करी। तो इनका जो समाजवाद है सिर्फ एक पक्षी है, सिर्फ यूरोप की परिस्थितियों के हिसाब से, वहाँ की स्थितियों के हिसाब से इन्होंने समाजवाद की रचना करी। तो कहते हैं कि मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। मुझे कैसा समाजवाद चाहिए, ऐसा समाजवाद की रचना होना चाहिए जो सार्वभौमिक हो, मतलब सब परिस्थितियों में या सभी के देशों की परिस्थितियों या स्थितियों के अनुसार उस समाजवाद का हम पालन कर सकें। तो इसलिए कहते हैं कि एक नव समाजवाद की रचना की आवश्यकता है, क्योंकि इस यूरोपीय परिभाषा को हटाने की भी जरूरी है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा, क्या कहा
कि ऐसे भी लोग हैं ऐसे भी समाजवादी हैं जिन्होंने साम्यवाद का तो विरोध किया, पूंजीवाद का भी विरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि समाजवाद तब भी विशुद्ध रूप नहीं धारण कर पाया क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं साम्यवाद के कुछ तत्व और पूंजीवाद के कुछ तत्व अपने में समेट लिए। मतलब एक तरह से कह रहे थे कि जो विशुद्ध समाजवाद जो होना चाहिए, जिसके कुछ अपने लक्षण और गुण होते हैं, वो यहाँ पर नहीं हो पाए क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की नीयत भी साफ नहीं थी। इसीलिए कहते हैं कि एक नव समाजवाद की रचना देश के विकास और समाज के विकास और व्यक्ति के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। ये इनके समाजवाद पे इनके विचारधारा थी। ठीक है, और एक तरफ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या कहा, जो साम्राज्यवाद है या जो उपनिवेशवाद है, जिसको हम साम्राज्यवाद, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनिज्म कहते हैं, या इंपीरियलिज्म जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो कॉलोनिज्म मतलब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद मतलब इंपीरियलिज्म। ठीक है, ये जो है ये पूंजीवाद का ही जुड़वा भाई है। मतलब उनका क्या कहना था, जो साम्राज्यवाद है और जो पूंजीवाद है वो क्या है, एक ही साथ ही जन्म लिया। इन दोनों ने कैसे जन्म लिया इसका भी वो विवरण देते हैं। इस तरह से बताते हैं कि क्या हुआ, जैसे जैसे मशीनों का आविष्कार हुआ, बड़ी बड़ी मशीनें आई, और जैसे जैसे हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति यूरोप में बढ़ती गई, और उस हिसाब से क्या हुआ, और नए ज़्यादा संसाधनों की खोज और तेज हो गई। हमें ज़्यादा संसाधन चाहिए थे, हमें ज़्यादा बड़े बाजार चाहिए थे, हमें ज़्यादा बेहतर रॉ मटेरियल्स, आप कह सकते हैं कच्चा माल चाहिए था। तो वो जो कच्चा माल था, खुद वो कोई देश स्वपोषित या अपने खुद पे निर्भर नहीं हो सकते थे, क्योंकि सबके पास क्या है, कहीं ना कहीं संसाधनों की कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस या सीमा है। तो इस सीमा को अब कैसे तोड़ा जा सकता था, दूसरे देशों पे अधिकार करके। तो कहते हैं जैसे जैसे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आ रही है, औद्योगिक क्रांति के साथ क्या आ रहा है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद भी बढ़ता गया। और यहाँ से आप देखेंगे यूरोपीय देश थे, उन्होंने चाहे फ्रांस की बात कर लें, चाहे ब्रिटेन की बात कर लें, चाहे डच की बात कर लें, या चाहे पोर्चुगीज की हम बात करते, इन्होंने गए और दूसरे देशों पे, खासकर अफ्रीकन देशों पे और आप एशिया के देशों पे इन्होंने कब्जा किया और अपने उन संसाधनों को उसकी पूर्ति की। तो कहते हैं कि मैं जो पूंजीवाद है और दूसरी चीज क्या है, साम्राज्यवाद, ठीक है, इन दोनों को मैं जुड़वा भाई ही समझता हूं। तो कभी अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राम मनोहर लोहिया जी ने कैसे साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को जुड़वा भाई कहा था, या ऐसा कि दोनों एक साथ ही उनका जन्म हुआ है, तो आप इस तरह से उसको वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इसीलिए देखोगे उन्होंने क्या कहा, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है कि जो पूंजीपति है वो क्या करती है, कामगर या जो वर्किंग क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, उसका शोषण करती है। तो इसीलिए इस सिद्धांत की उन्होंने आलोचना करी। ये ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है इसकी उन्होंने आलोचना कही। उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स ने सिर्फ ये तो देखा कि जो पूंजीपति है या जो पूंजीवाद है वो क्या करता है, जो कामगार हैं, जो मजदूर वर्ग है उसका शोषण करता है, लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि ये जो पूंजीवाद है ये क्या करता है, साम्राज्यवाद को फैलाता है। उपनिवेशवाद या जो उपनिवेश है वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे भी तो लोगों का जाके शोषण करता है। इसलिए उन्होंने कहा जो मार्क्स की जो ये थ्योरी है, जो मार्क्स का सिद्धांत है, वो कैसा है, वो अधूरा है। फिर दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहते हैं कि जो आज की जो समस्याएं हैं, जो आधुनिक जगत की जो समस्याएं हैं, इसका हल ना पूंजीवाद के पास है ना ही साम्यवाद के पास है। तो हल कौन ढूंढ सकता है, वो है समाजवाद। क्योंकि उनका कहना क्या था, लोहिया जी का मानना था कि जितनी भी तकनीकें आगे बढ़नी थी या जितनी भी आविष्कार होने थे वो लगभग हो चुके हैं, या तकनीक में अब हम कोई बहुत ज़्यादा अभूतपूर्व या बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन अब हम नहीं ला सकते। भौगोलिक दृष्टि से या जियोग्राफिकल उससे हम देखते हैं कि हमारी जो सीमाएं हैं वो बंध चुकी हैं। अब हम सीमाओं को इनको तोड़ नहीं सकते, ना ही अपनी ज्योग्राफी बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से अब हमारे पास क्या है, इन्हीं सीमाओं में रहना है और इसी से हमको अपना एक सोल्यूशन ढूंढना है आगे बढ़ने का, भविष्य का। तो उन्होंने कहा जो भविष्य है वो समाजवाद के हाथ में है। उन्होंने कहा इसी समस्याओं से आप कह सकते हैं, उन्होंने का कहना ये भी था कि जो साम्यवाद है और जो पूंजीवाद है, इसी के कारण कहीं ना कहीं मनुष्य के आध्यात्मिक तथा उसका नैतिक पतन भी हुआ। आध्यात्मिक तथा
नैतिक पतन भी हुआ और मनुष्य क्या हुआ, एक मशीन का पुर्जा मात्र बन करके रह गया। इसलिए आवश्यक है कि इन सब चीजों को तोड़ा जाए और एक नव समाजवाद की रचना की जाए, या कह सकते हैं नव समाजवाद से मतलब समाजवाद का जो मूल स्वरूप है, जो विशुद्ध समाजवाद है, उसकी स्थापना की जाए। इसीलिए आप उनको देखेंगे कि जो लोहिया जी थे वो कैसा एक विश्व नागरिकता का भी सपना देखते थे, मतलब पूरे विश्व में ही समाजवाद की स्थापना हो, ऐसा उनका सपना भी था। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ हमें भविष्य के लिए इसके कुछ कदम हमें उठाने पड़ेंगे। अब वो कदम क्या होंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सिर्फ समाजवादी होने के कारण सिर्फ आर्थिक असमानता को दूर करने की बात करूं, तो ये जो उद्देश्य है ये बहुत संकीर्ण उद्देश्य होगा। ये उद्देश्य कैसा होगा, ये बहुत संकीर्ण उद्देश्य होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारे जीवन के या हमारी अर्थव्यवस्था के, हमारे सामाजिक जीवन के जो अनेक पहलू हैं, उन सब पे अलग अलग ध्यान दिया जाए तथा उसके लिए अलग अलग क्रांति की जाए। तो पहले जो उन्होंने बात करी थी वो थी आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया जाना चाहिए, जाति प्रथा के खिलाफ हमें संघर्ष करना चाहिए, लिंग विभेद के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, रंग विभेद के खिलाफ संघर्ष की जरूरत है। उसके अलावा उन्होंने कहा अपनी चीजों को, अपने सिद्धांतों को पूरा करने के लिए सत्याग्रह का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। और उसके अलावा उन्होंने स्वतंत्रता का बात की, तो यहाँ पे स्वतंत्रता जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसा ना हो कि जो समूह है या जो ज्यादा बहुसंख्यक है, जो बहुसंख्यक विचार है, ऐसा ना हो किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर वो ग्रहण डाल दे या उसको वो कम कर दे या उसको वो प्रभावित करे। तो इस तरह इन सब चीजों पे उन्होंने जोर डाला। तो आर्थिक असमानता की बात कर ही रहे हैं, या आर्थिक असमानता को हमें दूर करना है। इसके लिए आवश्यक क्या है कि जो संसाधन है और किस तरह से संसाधनों का वितरण होना है, ये सब सरकार कौन तय करेगी, वो सरकार तय करेगी उसे, क्योंकि ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि किसको क्या आवश्यकता है, हमें पहले कहाँ किस क्षेत्र में काम करना है। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा, जाति प्रथा। तो उन्होंने क्या कहा कि जो जाति प्रथा है, लेकिन जो जाति प्रथा है वो सिर्फ भारत मात्र के भर नहीं है। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं जाति प्रथा दूसरे जगह भी कहीं ना कहीं उपस्थित थी। हालांकि यहाँ पे आप यहाँ पे आप लोहिया जी की आलोचना भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जाति प्रथा जैसा कोई दूसरा जो चीज़ है, हम कहीं भारत से दूर ऐसा कहीं बहुत उस स्वरूप में हमें नहीं दिखाई देता। हालांकि जो पहले जो दास प्रथा थी और जो स्लेवरी थी, वो भी एक तरह से आप कह सकते हो वो भी इसी तरह का स्वरूप था, लेकिन वो जाति प्रथा हम उसे नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा जाति प्रथा क्या है, जाति प्रथा एक सड़ी गली प्रथा है जो कि क्या करती है, क्षमता और प्रतिभा का दमन कर देती है। किसी व्यक्ति की क्षमता और उसकी प्रतिभा को, उसकी कैपेबिलिटी को, उसके इंटेलेक्ट को वो क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो इसलिए जाति प्रथा को पूरी तरह से यहाँ खत्म करने की आवश्यकता है, ताकि क्या हो, जिसके पास भी प्रतिभा हो, जो बेहतर काम कर सके, वो चाहे किसी भी जाति का हो, वो आगे बढ़ सके। तो जाति प्रथा को पूरी तरह से क्या कहना है, उसको खत्म करने की वो बात करते हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे उन्होंने लिंग असमानता पे बात करी। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत कह सकते हैं घोर अन्याय है कि नर और नारी या लड़का या लड़की के बीच में सिर्फ जेंडर के आधार पे उसको इस आधार पे क्या किया जाए, उसके विभेद किया जाए, ठीक है, कि एक लड़के को, एक पुरुष को ज़्यादा बेहतर सुविधाएं मिली और एक नारी को या एक लड़की को उसको क्या किया जाए, उसको पुरुष के पायदान से उसको काफ़ी उसे नीचा रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सिर्फ अगर हम लड़कियों को या महिलाओं को हम सिर्फ अगर आर्थिक या सशक्त बना देंगे या उनको रोजगार उपलब्ध करा देंगे, तो ये जो समाज की जो परिभाषाएं हैं, जो समाज का विचार है, ये नहीं बदलेगा। और जब तक समाज का परिभाषा, जब तक समाज के विचार नहीं बदलेंगे, हम सही रूप में या शुद्ध रूप में हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि नर नारी या लड़का या लड़की क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जोर क्या दिया कि हमें अपने मानसिक विचारों पे, अपने नैतिक लेवल पे, अपने वैचारिक लेवल पे या अपने सांस्कृतिक स्तर पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीजों को मानना पड़ेगा कि इनके बीच कोई विभेद नहीं है। जो विभेद है वो प्राकृतिक है, उसके अलावा ऐसा कोई विभेद या भेद हमें नहीं करना चाहिए, सब बराबर हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, नारी की स्वतंत्रता के बारे में भी इन्होंने काफी बातें
करी। फिर इसके अलावा जो इनका साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, बोले साम्राज्यवाद, जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद एक तरह से वहाँ के उपनिवेश, वहाँ के लोगों का, वहाँ की आर्थिक संपदा का, वहाँ के जो भी और संसाधन है उनको लूटना, उनको दुरुपयोग करना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंका जाए और जो लोग मिलके या दूसरे देश में मिलके ऐसे साम्राज्यवादी देश का पतन कर दें। इसके अलावा उन्होंने रंग विभेद की बात की कि हालांकि देखते हैं कि जैसे गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे और हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने रंग विभेद के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। तो इसी चीज़ से वो भी यहाँ पे प्रभावित होते हैं और ये जो स्वरूप है वो यहाँ भारत में भी देख रहे थे कि अंग्रेज जो हैं सिर्फ अपने गोरे वर्ण के कारण या श्वेत रंग के कारण अपने आप को, अपने को और अपनी संस्कृति को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को उनके रंग और उनकी संस्कृति को देखते हुए उनको क्या करते थे, उनको निचले स्तर पे या हे दृष्टि से देखते थे। तो इस चीज़ के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई कि जो रंग विभेद है ये पूरी तरह से हटना चाहिए, हर स्तर पे, सोच की भी स्तर पे और अगर आप उसे लागू करते हैं आपके देखने के स्तर पे भी, हर तरह से इसको हमें रंग विभेद को खत्म करना आवश्यक है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं कि जो सभी रंग हैं वो क्या है, ईश्वर की देन है और सभी रंग क्या है, अच्छे हैं। इस रंग के आधार पे या प्रजाति के आधार पे, रंग के आधार पे हमें विभेद नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद ये बात करेंगे यहाँ पे जो है सत्याग्रह। तो कहते हैं कि अगर सच में अगर हमें समाजवाद चाहिए या समाजवाद की हमें ठोस स्थापना करनी है तो हमें आना चाहिए, हमारे जीवन का एक भाग होना चाहिए। वो है क्या, सत्याग्रह। कि अपनी बातों को, अपने अगर हम जो अपनी बातें हैं या हमारी जो मांगे हैं वो हम कैसे पूरी करवाएंगे, सत्याग्रह के माध्यम से। मतलब हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। अब इसके बाद उन्होंने बात करी स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता जो है वो वहां पर क्या करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात भी कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपकी जो आवाज है वो समूह द्वारा दबा दी जाए, या एक व्यक्ति जो है वो क्या अपने जीवन में करना चाहता है, क्या निर्णय लेना चाहता है, उसकी क्या सोच है, उसके क्या विचार है, वो स्वतंत्र रहे उन सब चीज की अभिव्यक्ति करने के लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे जो लोहिया जी का जो समता या जो समानता स्थापित करने का जो विचार था बिल्कुल संकीर्ण नहीं था। उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों पे, अनेक जो बुराइयां थी, शोषण के जो स्वरूप थे, सब पे उन्होंने प्रहार किया। इस तरह से उन्होंने अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्रांति की बात की, चाहे वो आर्थिक अन्याय हो, चाहे वो जाति प्रथा हो, लिंग असमानता हो, साम्राज्यवाद हो, रंग विभेद हो, सत्याग्रह को अपने जीवन में उतारने की बात हो, और या ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो। तो इसलिए आप देखोगे ये सब चीज़ें इन्होंने काफ़ी ब्रॉड तरीके से यहाँ पे उन्होंने बात कही। ठीक है, हालांकि मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपको बताना और चाहती थी कि जब कभी आपको क्रिटिकल एनालिसिस आता है, आलोचना की बात आती है, तो ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पे ये कह रहे हैं, जो पिछले हमने अभी पॉइंट्स पे डिस्कस किया कि लोहिया जी कहते हैं कि हमने लगभग पूरी तरह से हम तकनीकी, जो मानव सभ्यता है उसमें तकनीकी का जो विकास है वो अपने चरम पे पहुंच गया है। तो वो कब बात कर रहे थे, उस समय वो बात कर रहे थे स्वतंत्रता के बाद, ये सब बातें कर रहे थे। और आज हम स्वतंत्रता के बाद, आज हम 70 सालों में अगर हम देखेंगे तो हमने खुद भारत ने कितनी तरक्की कर ली, कितनी नई तरह की तकनीकें आ गई हैं। उस समय क्या बुलेट ट्रेन पॉसिबल थी क्या, उस तरह से जो मिसाइल्स, बड़े बड़े मिसाइल्स आ रहे, टेक्नोलॉजी आ रही है, हॉस्पिटल के, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े जो आविष्कार हो रहे हैं। तो ये सब जो तकनीक है वो कोई ये नहीं कह सकता कि ये चरम पे पहुंच गई है, मानव सभ्यता इससे ज़्यादा अब और ज़्यादा विकास नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो इनका जो कथन था, हम खुद ही देख रहे हैं प्रैक्टिकली तौर पे कि ये यहाँ पे गलत साबित हो रहा है। तो इस चीज़ को भी कभी अगर क्रिटिकल एनालिसिस आता है तो आप यहाँ पर उसको बैलेंस रूप में थोड़ा सा उसको वहाँ पे इसका विवरण आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि लोहिया जी ने हम आगे कैसे बढ़ें, कैसे समाजवाद का हम निर्माण करें, किस तरह से उसकी स्थापना करें, इस चीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि ऑटोमोटिव फिलॉसफी मतलब एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे क्या कहता है, वो ऐसा लॉजिक कहता है कि समय के अनुसार जो हमारे सिद्धांत है अपने आप ही आकर के एक दिन स्थापित हो जाएंगे। समय चक्र बदलेगा और चीज़ें अपने आप ही ऐसा बदल जाएंगी। ठीक है, उनका क्या कहना था कि
which says that the realization of desired ideals is in the logic of history, these will be realized automatically in the course of time। तो ये ऐसा कहते हैं। तो लोहिया जी कहते हैं मैं सिद्धांत का विरोध करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आज के समय में कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं, कुछ बुराइयां हैं, तो हम उसे नज़रअंदाज कैसे कर दें? हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कदम उठाएं और हम सही समय का इंतज़ार नहीं कर सकते, बल्कि हमें आज के ही समय को हमें सही बनाना होगा और आज से कोशिश करनी होगी कि जो हमारे सिद्धांत है या जो हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं उसके लिए हम आज से ही कोशिश करें। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं नकारात्मक होंगी और फिर हमें उसे नज़रअंदाज करना होगा, और ऐसी नकारात्मक चीज़ों को नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार चीज़ों को सही साबित करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को साबित करने के लिए गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए कई बार क्या होता है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अगर हिंसा का सहारा लिया गया तो लोकतंत्र का जो मेन उसकी जो एसेंस है, या आप कह सकते जो मेन उसका सिद्धांत है, वो क्या कहता, अहिंसा। और अगर हमने हिंसा का सहारा ले लिया तो वो वैसे ही खत्म हो गया, फिर वो क्या हो गया, बेईमानी हो गई एक तरह से। तो वो क्या कहते हैं कि मैं ऐसे सिद्धांत को या जो जो ऑटोमोटिव फिलॉसफी है, इस चीज को मैं क्या करता हूं, मैं इस चीज को नहीं मानता। कहने का मतलब क्या है, मैं कोई विशेष टाइम का, समय का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि जो गलत है उसको आज से ही हमें विरोध करना पड़ेगा और सही चीजों के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या दिया, थ्योरी ऑफ इमीडिएसी दी, थ्योरी ऑफ इमीडिएसी, जिसका मतलब होता है कि हर कदम जो है आपको तुरंत ही बता देता है क्या आप अपने उद्देश्य की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कहने का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि अगर हमारा जीवन का उद्देश्य या हमारा उद्देश्य क्या हो गया, शांति की स्थापना करना, तो प्रत्येक कदम जो है वो हर कदम क्या होना चाहिए, वो शांति की ओर ही जाना चाहिए। हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए कि हाँ अच्छा कुछ शांति स्थापित हो गई है, मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगर हमें सही दिशा समझ में नहीं आ रही है, शांति नहीं स्थापित हो रही है, मतलब हम कहीं गलत हैं, या ये किसी और भी चीज पे इसी तरह से लागू किया जा सकता है। तो इस चीज को उन्होंने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ इमीडिएसी, ठीक है। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सिद्धांत हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत है, उन्हें निर्वात में मतलब वैक्यूम में नहीं समझा जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ बेहतर होता है और कुछ चीज़ों को हम उनसे ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम है वोट, जेल एंड स्पेड, ठीक है। वोट देना, मत देना, फिर इसके बाद जेल मतलब संघर्ष कर रहे हो तो आप जेल जा रहे हो अपने सिद्धांतों के लिए, और स्पेड मतलब फावड़ा, मतलब क्या करना, उसके लिए हमें मेहनत करना या कंस्ट्रक्टिव वर्क जिसकी वो बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जो कम्युनिस्ट है वो स्ट्रगल की बात करते हैं। उन्होंने कहा जो कम्युनिस्ट है, साम्यवादी स्ट्रगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे लोहिया जी हिंसात्मक संघर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा किस संघर्ष की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर गांधी जी के सिद्धांत पे चलते हुए सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि गांधी जी, उन्होंने क्या कहा, कंस्ट्रक्टिव वर्क बोला, ठीक है ना। गांधी जी ने क्या कहा कि कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए, भाई रचनात्मक कार्यों में लगे रहना चाहिए, समाज का कल्याण करना चाहिए, समाज में एकता हो, भाईचारा हो, समरसता हो, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। उसके अलावा गरीबी को दूर किया जाए, है ना, बेरोजगारी को दूर किया जाए, जाति प्रथा को खत्म किया जाए, महिलाओं को उचित सम्मान मिले, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या, मतलब आप एक तरह समझ लीजिए कि जो लोहिया जी थे उन्होंने इन सिद्धांतों से अच्छी चीज़ें ली। उन्होंने कहा कि जो संसदीय प्रणाली मतलब जो डेमोक्रेटिक जो होता है, जो लोकतांत्रिक कह सकते हैं आप, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो किस पे विश्वास करती है, संसदीय उस पे विश्वास करती है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था पे विश्वास करती है, मतलब वोट देने पे विश्वास करती है कि भाई हम जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वोट देंगे, है ना। अपने अगर उनके सिद्धांत किसी पार्टी से, उनके जो विचार हैं, लोगों के जो विचार हैं, जो उनकी आकांक्षाएं अगर कोई पार्टी पूरा करने में अगर योग उन्हें दिखती है तो वो उसको वोट देंगे। तो इसी कारण उन्होंने एक जो इनका जो एक नारा था, वोट, जेल और स्पेड, मतलब वोट, मत, जेल
और उसके अलावा फावड़ा, ये इसी चीज़ से रिलेटेड है। कभी अगर आपको कोई छोटा क्वेश्चन इससे पूछा जा सके तो मेरे ख्याल से अब आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया था। जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, राजनीतिक विचारधाराएं, उनसे कहीं ना कहीं उन्होंने सबसे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ली, इंस्पिरेशंस उन्होंने लिया। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या कहते हैं, आप जब हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो देखा हमने ये भी कहा, क्या कहा कि जो संघर्ष है वो कम्युनिस्ट से संघर्ष सीख रहे हैं, लेकिन संघर्ष कैसा होना चाहिए, अहिंसात्मक संघर्ष, मतलब सत्याग्रह। तो उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि कहा हिंसा जो है वो अतार्किक होती है। उनका क्या मतलब था, डैट इज इर्रेशनल। जो हिंसा होती है वो क्या होती है, इर्रेशनल होती है, और तार्किक क्या है, वो अहिंसा। ठीक है ना, नॉन वायलेंस क्या होता है, वो रैशनल होता है, क्योंकि वायलेंस से कभी भी हमें कोई चीज़ें अच्छी नहीं मिलती। और ये चीज़ सत्य भी है कि कहीं भी जहाँ भी हम हिंसा का सहारा लेते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, कभी भी हमें कोई चीज़ बेहतर उसका उपज या बेहतर हमें रिजल्ट कभी मिलने की हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने अब दो चीज़ें बोली कि बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो इलेक्शंस, चुनाव होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, चुनाव के द्वारा ही लोग क्या करते हैं, लोगों की आकांक्षाओं और उनके विचारों का पता चलता है, पार्टी को भी पता चलता है, तो पार्टी भी लोगों को सिखा सकती है और लोगों से पार्टी भी सीख सकती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि समय पे चुनाव होना चाहिए। दूसरा चीज़, उन्होंने सकारात्मक या रचनात्मक कार्य करने की भी बात कही। सकारात्मक या रचनात्मक कार्य क्यों करने की बात की, क्योंकि यही वो कार्य है जो कि लोगों को संगठित करते हैं और लोगों को क्या करते हैं, वो शिक्षित करते हैं। तो जब हम सकारात्मक कार्यों में जुड़ते हैं, हम रचनात्मक कार्यों में जुड़ते हैं। अब सकारात्मक रचनात्मक कार्य किसी भी स्तर पे हो सकते हैं। अगर आप किसी को शिक्षित कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर भेदभाव हटा रहे हैं, छुआछूत की भावनाएं हटा रहे हैं, किसानों के लिए या गरीब तबके के लिए आप कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप कह सकते हैं पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, रचनात्मक कार्य है। और ये क्या करते हैं, ऐसे कार्य करते रहना बहुत आवश्यक है समाज में, क्योंकि इससे क्या होते हैं, लोग संगठित होते हैं और शिक्षित होते हैं। तो इस तरह से ये इनके सिद्धांत थे। और एक्चुअली क्या है, इनकी बहुत सारी जो किताबें हैं वो लगभग अधूरी है। ज़्यादातर इन्होंने चीज़ें क्या हुए, आर्टिकल्स फॉर्म में लिखी, कोई कंप्लीट बुक नहीं लिखा है। इस वजह से कुछ विचार इनके बहुत अधूरे भी हमें दिखाई देते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से आपको जितनी चीज़ें आएंगी वो ज़्यादातर इनके सामाजिक और इनके आर्थिक विचार पूछेंगे तो आप अब यहाँ पे बता सकते हैं। और आप बता, यहाँ कभी गांधी जी और अगर इनके बारे में पूछा गया, राम मनोहर लोहिया जी के बारे में पूछा गया, तो भी आप इसको बेहतर मेरे ख्याल से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो इनके सिद्धांत थे उसे इन्हें ये मानते थे। ठीक है, लेकिन जैसे क्योंकि लोहिया जी का कहना क्या था कि मैं सदी के दो बहुत बड़े मतलब खोज मानता हूँ, दो बड़ी खोज हैं या दो बड़े आविष्कार हैं, एक तो गांधी जी हैं और एक कौन है, अणु बम है, जिसको हम एटम बम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा तब भी मैं अणु बम के मुकाबले गांधी जी को ज़्यादा बड़ा मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हमेशा अन्याय का विरोध किया। लेकिन जो अणु बम है वो अन्याय करता भी है और अन्याय करने वाले को दंड भी दे सकता है, लेकिन जो गांधी जी हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, अन्याय का ही विरोध करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, मैं गांधी जी की अपेक्षा क्या करता हूँ, अणु बम को छोटा मानता हूँ और गांधी जी को एक बड़ा आविष्कार या एक कह सकते हैं एक विशाल व्यक्तित्व या एक युग पुरुष उनको मानता हूँ। और अगर कभी आपको इनकी आलोचना करने को आ सकती है, इनके कुछ विचारों की कमी जानने को, लिखने को आ सकती है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो लोहिया जी के जो विचार थे खासकर अहिंसा के बारे में, तो क्या अहिंसा हम क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है क्या हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमें समझ में आती है। और यहाँ जैसे उन्होंने एक चीज़ आपको और याद होगा, जब मैंने बताया था तो उन्होंने कहा था कि अब जो साम्यवाद है और जो पूंजीवाद है अब वो ज़्यादा विस्तृत हो नहीं सकता, क्योंकि लगभग अपने चरम पे सब चीज़ों के पहुँच चुके हैं। तो क्या ये सच में सत्य है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं स्वतंत्रता के बाद भी क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे हमने पूंजीवादी देशों को बढ़ते हुए देखा, साम्यवादी देशों को बढ़ते हुए देखा। तो ये कुछ सिद्धांत जो हैं जिनके बारे में इन्होंने पूरे बहुत अच्छे से लिखा भी नहीं है, और ये कुछ सिद्धांत अधूरे भी हैं, और कुछ सिद्धांत ऐसे भी जो समय के साथ हम इनको आज तक हम अभी तक तो हमें नहीं लगता कि ये सही थे या इनको हम प्रूव कर पाएं। तो
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर किसी को ज़रूरत हो जो MPPSC की तैयारी कर रहा हो तो प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलूंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।